दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोट्स। तो गाइस आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें बहुत सारे मिथ्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सिर्फ लगती हैं, ट्रस्ट मी, वो सिर्फ हमारे दिमाग की उपज होती है और उसका कहीं भी रियलिटी से कोई रिश्ता नाता नहीं होता है। कभी कभी हमारे सीनियर्स हमें बहका देते हैं, कभी हमारे दोस्त और कभी कुछ और। तो बहकना नहीं है, आराम से वीडियो देखो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर देना। पुराने हो तो कोई बात नहीं, वीडियो देखो, एंजॉय करो, लाइक करो, अगर पसंद आए तो, नहीं आए तो डिसलाइक करो, फीडबैक जो भी हो कमेंट करो एंड प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर करो जितना ज़्यादा मन करता है। एनीवे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो फर्स्ट थिंग इज़ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। ट्रस्ट मी, मैं खुद एक टायर 3 की बच्ची हूँ एंड जब मैं फाइनल ईयर में थी उस वक्त तक मेरे क्लास के बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्हें पता भी नहीं था कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो ये चीज़ नहीं बनना है, बिकॉज उन्हें लगता था कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करके क्या होगा, हमारे प्रोजेक्ट्स आर एनफ। किसी को लगता था कि मतलब हमारा CGPA इज़ एनफ, किसी को कुछ, राइट। ऑफकोर्स वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट पे हम बाद में आएंगे। तो किसी को कुछ लगता है, किसी को कुछ लगता है, किसी को लगता है कि अरे इंजीनियरिंग लाइफ मतलब चिल बिंदास वाली लाइफ, राइट। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है एंड दे डोंट वर्क एज मच एज दे कैन और दे शुड, राइट। तो इसमें क्या होता है ना कि फर्स्ट थिंग इज़ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को तुम नहीं छोड़ सकते हो, राइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि तुम बन जाओ जाके सीधा 6 स्टार कोडर, 7 स्टार कोडर, कोई ज़रूरत नहीं है। बट एटलीस्ट ऐसे कोडर ज़रूर बन जाओ जिसको कॉम्पिटिटिव की भाषा समझ आती है, जिसे ये पता होता है कि इसको अप्रोच कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें समझ आने लग गई है, तुम सॉल्व करना स्टार्ट कर दियो, तो दैट इज़ फेयर एनफ। उसके बाद तुम जितना ज़्यादा अच्छा कर पाते हो वो बहुत सही चीज़ है, ठीक है। तो उसको हमेशा अच्छा करो एंड ट्रस्ट मी, कॉम्पिटिटिव की जो जर्नी है वो इतनी स्मूथ नहीं होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें तो पैटर्न सबसे पहले समझ नहीं आता। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे एकदम समझ नहीं आता था। मैं वो ही लिख रही थी कि क्या बोल रहे तुम्हारे सी आउट एंटर द नंबर और ये वो मैं खुद ये गलती करती थी। इसीलिए इन गलतियों को मैं बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट कर पाती हूँ, क्योंकि मैंने ये गलती खुद करी हुई है और फिर मुझे लगता था कि मेरा तो लॉजिक सही है, फिर क्यों रॉन्ग आ रहा है। बाद में मुझे ये चीज़ें पता चली कि जितना ही पूछा जाता है उतना ही लिखना होता है। एनीवे तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम करने से सीखते हैं। एक्सपीरियंस, लाइफ से बड़ा कोई टीचर नहीं होता यार, और ये सब भी लाइफ का एक पार्ट है, तुम सीखते जा रहे हो हर दिन, राइट। तो यस, ये चीज़ ध्यान रखना है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की जर्नी कभी भी स्मूथ किसी की नहीं होती है, ना मेरी हुई है ना तुम्हारी होने वाली है। वार्निंग समझो, जो समझो यार, पहले ही बता दे रही हूँ। बहुत बारी डिमोटिवेटेड फील होगा, बहुत बारी लगेगा ये मेरे बस का नहीं है, ये तो सुपर ब्रिलियंट बच्चे जो होते हैं वही करते हैं, तो मेरे लिए नहीं है। पर ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई कर सकता है हर चीज़, राइट। बस तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। और स्टार्टिंग में वो ब्रिलियंट बच्चा जिसको तुम बोल रहे हो ना, उसको भी थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ा था स्टार्टिंग में, हर किसी को डालना होता है। तो अभी तुम्हारा टाइम है, कर लो, थोड़े से कंफर्टेबल हो जाओगे, उसके बाद यू विल स्टार्ट एन्जॉइंग एंड वंस यू स्टार्ट एन्जॉइंग इट्स वेरी एडिक्टिव, ट्रस्ट मी। एनीवे आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट पे। तो द सेकेंड पॉइंट इज CGPA। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अरे मार्क्स वगैरह तो हमारे स्कूल डेज़ की चीज़ है, CGPA और मार्क्स लेकर के क्या ही होगा, बस आराम से पास हो जाए, दैट इज़ इट। बहुत सारे बच्चों को तो मैंने ये भी बोलते सुना है कि क्या ही हो गया, बैक लग गया तो नेक्स्ट सेम में क्लियर कर लेंगे, राइट। बट ट्रस्ट मी, ये एक तो मुश्किल चीज़ है। अगर तुम्हारी बैक आ गई है तो तुम अगर एक्सपीरियंस्ड हो तो तुम रिलेट कर पाओगे। एंड इफ़ यू आर एक्सपीरियंस, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को बताना, ताकि दूसरों के लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाए, उनको एक लाइव एग्जाम्पल मिल सके, राइट। तो देखो, हमारे हर सेमेस्टर में, इंजीनियरिंग के हर सेमेस्टर में अगर हम थ्योरी पेपर की बात करें तो 6 से 8 पेपर्स ऐसे ही होते हैं, राइट। तो उसको ही क्लियर करना थोड़ा सा टफ होता है। अगर टफ नहीं होता तो तुम्हारी बैक नहीं आती लास्ट सेमेस्टर में, राइट। लास्ट सेमेस्टर में तुम्हारी बैक आई है बिकॉज इट वॉज टफ, राइट। तो अब तुम क्या कर रहे हो कि तुम उस बैकलॉग को भी साथ में लेके चल रहे हो। तो अब तुम्हारे पास 8 की जगह 9 चीज़ें आ गई, 9 सब्जेक्ट्स आ गए, राइट। तो एक तो पहले से टफ, उसको और टफ करते जाओ, तो दिस इज़ नॉट गुड। इट्स नॉट लाइक फर्स्ट ईयर में मज़े करेंगे सेकेंड ईयर से पढ़ेंगे, नहीं, हर ईयर में मज़े करेंगे, हर ईयर में पढ़ेंगे। लाइफ को एकदम बैलेंस करके हमेशा चलना चाहिए यार। ऐसा थोड़ी है कि आज बहुत हंस लेते हैं, कल पूरा रो लेंगे। थोड़ा आज भी हंसते हैं, थोड़ा कल भी हंसेंगे, थोड़ा आज भी रोते, थोड़ा कल भी रोएंगे। लाइफ का मज़ा तभी है। एनीवे पॉइंट नंबर 3 पे आते, सॉरी पॉइंट नंबर 2 अभी क्लियर नहीं हुआ। तो येस, तो CGPA और तुम्हारा जो भी मार्क्स वगैरह है, इस चीज़ को एकदम से मेंटेन करके रखना है, ठीक है। ये बैकलॉग वगैरह के चक्कर में ना पढ़ो तो नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इसको एकदम से अच्छे से मेंटेन करना है। लाइक 8 CGPA इज़ मस्ट, ओके। 8 से नीचे तुम्हारा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, जितनी अच्छी कंपनीज़ हैं,
सबका जो क्राइटेरिया होता है दैट इज़ 8 CGPA, ठीक है। तो ये पहली चीज़। उसके बाद क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारा 8 CGPA आ गया तो आ रहा है तो क्या हम आराम से कुछ और करें, मज़े करें, मस्ती करें? तो अगर तुम इससे ज़्यादा कर सकते हो ना तो प्लीज़ करो। लाइक ट्राई टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स, जितना ज़्यादा कर सकते हो वो आराम से करो, क्योंकि वो कभी भी तुम्हारे लिए बुरा नहीं है, गलत नहीं है, वो तुम्हारे लिए हमेशा बेनिफिशियल ही होने वाला है, राइट। तो आराम से करो। अब क्या होता है, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि तुम्हारे कॉलेज में कोई कंपनी उठ के आई है, उसने पहले बोल दिया कि ठीक है मेरे को 8 CGPA वाले से ऊपर के जो बच्चे हैं वो चाहिए। अब 8 CGPA से ऊपर मान ले रहे हैं कि 100 बच्चे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं नहीं इतने का हमें टेस्ट नहीं लेना है, हमें लेना है सिर्फ 50 बच्चों का टेस्ट। तो अब टॉप 50 बच्चे कहाँ से आएंगे? वही मार्क्स वाले बच्चे आएंगे, राइट। तो वो जो हाईएस्ट मार्क्स रट्टू को आता है, इस चीज़ में नहीं रहना, ठीक है। जैसे भी आता है आना चाहिए, राइट। तो ठीक है, इसीलिए 8 CGPA तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है विच शुड बी देयर, एंड उसके बाद तुम्हें जितना ज़्यादा तुम कर सकते हो प्लीज़ करो, ठीक है। तो लेकिन फिर अब ये नहीं है कि सिर्फ CGPA पे ऐसे अटक गए कि सारी चीज़ें छोड़ दिए। 8 CGPA मेंटेन करो, उसके बाद ट्राई करो कि सारी चीज़ें लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोजेक्ट्स एंड ऑल सारी चीज़ें तुम कवर कर पा रहे हो, एंड उसके बाद भी अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो CGPA को इम्प्रूव करो, इंक्रीज़ करो, उसमें थोड़ा सा ध्यान दो, ओके। तो अब हम आ जा रहे हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 इज़ प्रोजेक्ट्स। यस, प्रोजेक्ट्स और कॉम्पिटिटिव में बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ट्रस्ट में तुम्हें दोनों करना होगा। हाँ, तुमने सही सुना है, तुम्हें दोनों करना होगा। कॉम्पिटिटिव भी इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, दोनों हैंड इन हैंड रखना होगा। बट द थिंग इज़ कि इतना कॉम्पिटिटिव तो इतना ही प्रोजेक्ट, ये क्या ज़रूरी है? तो नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। तुम्हारा ऐसा हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव थोड़ा ऊपर हो गया, प्रोजेक्ट थोड़ा नीचे हो गया, जो मेरा था। तुम्हारा ये हो सकता है कि प्रोजेक्ट थोड़ा ऊपर है, कॉम्पिटिटिव थोड़ा नीचे, ये भी बहुत सही है, ठीक है। मतलब 70-30 का भी अगर चल रहा है ना तो बहुत सही है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिटिव में मतलब तुम सबके बाप हो और प्रोजेक्ट एकदम से ख़त्म, नहीं। या फिर कॉम्पिटिटिव में तुम प्रोजेक्ट में तुम टॉप हो और यहाँ पे तुम्हारा कॉम्पिटिटिव में लगे पड़े कुछ नहीं आ रहा है, तो ये सब नहीं करना है, ठीक है। आराम से इसको भी मेंटेन करके रखना है। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमें किस तरह के प्रोजेक्ट करने चाहिए, तो उसके लिए एक तो मैंने वीडियो बना रखी है, मैं डाल दूंगी आई बटन पे, देख लेना, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज़, ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट या ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। ट्रस्ट मी, तुम बोलोगे कि मैंने ना मशीन लर्निंग का बहुत हाई फाई सा प्रोजेक्ट किया है, मे बी तुम कहीं से चेप के भी कर लियो हो, तो तुमने वो प्रोजेक्ट किया है, तुम्हारे पास वो प्रोजेक्ट है, दिखाने के लिए एटलीस्ट है, ये देखो मेरा प्रोजेक्ट, राइट। पर जब तुम्हें कोई बोले कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करो तो मतलब फट के हाथ में आ जाती है, राइट। ऐसा कुछ हो जाता है ना सीन। क्यों होता है ये चीज़? ये इसलिए होता है क्योंकि हमें वो चीज़ नहीं आ रही होती है, हमें वो चीज़ नहीं आती है, हम बस कर लेते हैं, राइट। अब कैसे कर लिए? दोस्त की हेल्प ले लिए या फिर कहीं से चेप लिए। इतने सारे वेबसाइट्स हैं जिस पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ से हम डाउनलोड कर लिए। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आपका प्रोजेक्ट नहीं है। ट्रस्ट मी, जिस प्रोजेक्ट में तुम्हारा पसीना नहीं बहा है, जिस प्रोजेक्ट में तुमने मेहनत नहीं करी है, जिस प्रोजेक्ट में तुमने कुछ सीखा नहीं है, वो तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं है। तुम्हारा प्रोजेक्ट वही है जिसको तुम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, जिसमें हर चीज़ तुम कर सकते हो यार। इवन इफ इट्स अ ग्रुप प्रोजेक्ट, तब भी तुम्हें तुम्हारा प्रोजेक्ट पता होना चाहिए। ग्रुप प्रोजेक्ट भी है तो तुमने अपना पार्ट खुद किया हो, बाकी पार्ट्स जो है ऐसे ना हो कि जिसका तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है, बाकी पार्ट्स का भी तुम्हें आइडिया एटलीस्ट होना चाहिए। तो इसीलिए ऐसा कोई कुछ नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है वो बहुत हाई फाई हो, नॉर्मल भी हो, चलेगा, चलेगा, एकदम चलेगा, पर तब तक जब तक तुम उसको एक्सप्लेन कर पाते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी तुम प्रोजेक्ट करो, छोटा बड़ा जैसा भी, उससे रिलेटेड हर टेक्नोलॉजी, हर चीज़ तुम्हें सीखना होता है, राइट। एंड एक और चीज़ जो इंटरव्यूज़ में आती है, अगर तुमने कोई प्रोजेक्ट किया है तो दे कैन आस्क कि ये प्रोजेक्ट जो तुमने किया है ये तुमने जावा में ही क्यों किया है, या फिर इसके लिए तुमने स्प्रिंग फ्रेमवर्क ही क्यों यूज़ किया है। ऐसे कुछ भी, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ भी वो तुमसे पूछ सकते। तो तुम ये नहीं बोल दोगे वहाँ पे जाकर के क्योंकि मुझे जावा आती थी, तो दे विल बी लाइक अरे इसको तो कुछ नया सीखने का मन ही नहीं करता है। और ये कोई रीज़न भी नहीं है। तुम्हारे पास ऐसा रीज़न होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ये लैंग्वेज वॉज सुटेबल बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, दैट्स वाई आई चोज जावा, राइट। तो तुम्हारे पास ऐसा कुछ रीज़न होना चाहिए। इट्स नॉट कि मेरे को आता था, मेरा मन था और समथिंग। प्लीज़ एक्ट प्रोफेशनल, ओके। तो ऐसे कुछ नहीं करना है। एनीवे, अब शायद 3 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, एंड नाउ मूव टू द 4th पार्ट, एंड दैट इज़ इंग्लिश। यस, इंग्लिश एक बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, राइट, और उसके मार्क्स अगर CGPA की बात करें वो हमेशा मेरे से ज़्यादा आए, ठीक है। येस, कॉम्पिटिटिव में आई वॉज बेटर, बट यहाँ पे मार्क्स वगैरह हमेशा उससे मेरे से ज़्यादा उसके आए। पर ट्रस्ट में आज तक उसकी जॉब नहीं लगी, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इज़ हर इंग्लिश।
ट्रस्ट मी, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इज़ हर इंग्लिश। इट्स नॉट लाइक उसे चीज़ें नहीं आती है, उसे चीज़ें आती है पर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, वो उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। तो आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हारी जो इंग्लिश है वो शशि थरूर के लेवल की होनी चाहिए। यार तुम्हें शशि थरूर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट तुम्हारी इंग्लिश जो है वो एटलीस्ट ऐसी होनी चाहिए कि वॉट एवर यू फील यू मस्ट बी लाइक एबल टू डिलीवर दैट। ओके, तो अगर तुम वो डिलीवर करने के लिए केपेबल नहीं हो तो प्लीज़ वर्क ऑन दैट। अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तो अभी से स्टार्ट करो, दैट इज़ द बेस्ट टाइम। और कोई भी चीज़, इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश और एनीथिंग, हर एक चीज़ को स्टार्ट करने के लिए बेस्ट डे इज़ टुडे, राइट। एज अर्ली एज पॉसिबल तुम स्टार्ट कर सकते हो। तो अब तुम येस्टरडे में जाके तो नहीं स्टार्ट कर सकते, तो आज से स्टार्ट कर दो। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी इंग्लिश उस लेवल पे भी नहीं है कि मतलब तुम जो फील कर रहे हो वो बोल पाओ और जो सामने वाला बंदा बोल रहा है वो तुम ग्रैब कर पाओ, समझ पाओ, तो प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करो। एंड इट्स नॉट अबाउट प्लेसमेंट्स ओनली, अगर तुम प्लेस्ड भी हो तब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ती है। एंड लाइव एग्जाम्पल इज़ मी, बिकॉज तुम्हें शायद पता होगा कि मेरा जो लोकेशन है दैट इज़ चेन्नई एंड आई एम फ्रॉम बिहार। आई डोंट नो तमिल, आई डोंट नो तेलुगु, आई डोंट नो कन्नड़ा और like what is that Malayalam, I don't know any of these languages, even I don't know Marathi। बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो मुझे नहीं आते, राइट। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर मैं जैसे फ्रेशर हूँ एंड मैंने बोला कि इंजीनियरिंग जो तुम कॉलेज में करते हो और कॉर्पोरेट में बहुत अलग है, ट्रस्ट मी। तो वहाँ पे जाके अगर मुझे चीज़ें नहीं समझ आती है तो मुझे अपने टीम लीड से, मैनेजर से, हर से बात करना पड़ता है। पर अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर वो लोग मुझसे इंग्लिश में बात करते तो मेरे लिए ये बहुत सही होता है। अगर मेरी इंग्लिश है अच्छी तो मैं वहाँ पे उनसे बात कर पाती हूँ, लेकिन अगर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, मैं उन्हें बोलती कि नहीं नहीं आप मुझसे हिंदी में बात करो, तो हर कोई जो है वो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं होता, राइट। तो जो तमिल आदमी हैं या फिर जो साउथ इंडियंस हैं स्पेशली, अगर उनकी बात करें तो वो नहीं होते, तो वो मेरा डाउट जो है वो डाउट ही रह जाता, वो नहीं होता मेरा सॉल्व कभी भी बिकॉज ऑफ दिस लैंग्वेज। पर इंग्लिश जो है उसकी वजह से मैं वहाँ पे कन्वर्स कर पाती हूँ, राइट, क्योंकि उन्हें मेरी हिंदी नहीं आती और मुझे उनकी जो लैंग्वेज है तमिल, मुझे वो समझ नहीं आती। पर इंग्लिश वहाँ पे एक मिडवे का काम कर जाता है, राइट। यहाँ पे एक और चीज़ हो सकता है कि अगर तुम बोलोगे इंडियन है उन्हें क्यों नहीं आता है, राइट, उन्हें हिंदी आनी चाहिए, फाइन, आई एग्री। बट यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी एंड दैट इज़ कि जब तुम कॉर्पोरेट में हो तो तुम सिर्फ इंडियन के साथ काम नहीं कर रहे हो, तुम्हें कई बार फॉरेनर्स से भी बात करना होता है, कई बार तुम्हें यूएस के लोगों से बात करना होता है। तो उन्हें क्या बोलोगे, हिंदी क्यों नहीं आती या फिर बंगाली क्यों नहीं आती, मराठी क्यों नहीं आती, जो भी तुम्हारा लैंग्वेज हो तुम नहीं बोल सकते हो। इंग्लिश इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज, राइट, इट इज़ डिक्शनरी लैंग्वेज और बहुत सारे नाम है यार उसके। तो येस, इसलिए इंग्लिश इज़ अ मस्ट। तो एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि तुम डिलीवर कर पाओ। फोर्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज़ जो शायद सबको थोड़ा सा अजीब भी लगे, क्योंकि नॉर्मली हमें क्या लगता है यार कि जो बड़ी कंपनीज़ है ना वो बहुत भयानक वाले क्वेश्चंस पूछती होगी, मतलब सपने आने लग जाते हैं, राइट। पर ऐसा कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी। अगर यकीन नहीं आए, क्योंकि मैं नहीं बोलूँगी कि सीधा सीधा मेरे को ट्रस्ट कर लो, गीक्स फॉर गीक्स पे जाओ, वहाँ जा कर के एक कंपनी टैब है, राइट, होगा तो मैं लिंक डाल दूँगी, अगर नहीं भी डालूँ तो तुम जाके देख लेना इन केस मैं भूल जाऊँ। तो वहाँ पे जा कर के अगर तुम देखोगे ना, तुम किसी भी कंपनी का उठा लो यार, फैंग उठा लो यार, तुम मन कर रहा है तुम्हारा अमेजोन का उठाओ, मन कर रहा है गूगल का उठाओ, मन कर रहा है तुम माइक्रोसॉफ्ट का भी वैसे उठा सकते हो, फैंग में नहीं आता है बट इट्स ऑल्सो गुड, राइट। तो जिसका भी तुम्हारा मतलब तुम नाम लो और किसी भी कंपनी का उठाओ, तो तुम्हें ऐसा लगेगा ना कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं बहुत आराम से आंसर दे सकता हूँ। ट्रस्ट मी, क्वेश्चंस जो होते हैं ना उनके वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ी कंपनी के क्वेश्चंस जो होंगे वो बड़े होंगे, डिफ़िकल्ट होंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंसेप्चुअल होंगे, मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अगर तुम्हारी अच्छी है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व फॉर श्योर, ओके। तो तुम आराम से उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो अगर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कहाँ से आएगी, तो पॉइंट नंबर 1, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, राइट। तो सब कुछ इंटर रिलेटेड है, तो इन चीज़ों पे अच्छे से ध्यान देना है और बस आराम से मतलब कर लेना है सब कुछ। तो चलो फिर वीडियो को करते यहीं पर आप। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल, दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।